वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अल्काइंस की मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन को देखेंगे। जो सबसे पहला मेथड इसकी प्रेपरेशन का है वो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन है। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन है किसकी? विसिनल डाईहैलाइड्स की। तो सबसे पहले तो विसिनल को समझ लें कि विसिनल ग्रुप का मतलब ये है कि दो कंसेक्टिव कार्बन्स पे दो हैलोजेंस लगे होंगे, तो फिर ये वाला जो हैलाइड्स हैं ये विसिनल डाई हैलाइड्स कहलाएंगे। बाकी वैलेंसीज जो हैं वो हाइड्रोजन पूरी करेगा, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगी, और यहाँ पे अनसैचुरेशन आएगी जब हम इसमें से हाइड्रोजन और हैलोजेंस को रिमूव कर देंगे। यानी कि दो हाइड्रोजन्स को और दो हैलोजेंस को जब हम रिमूव कर देंगे तो फिर हमारे पास 4 वैकेंसीज़ होंगी दो न्यू बॉन्ड फॉर्म करने की। तो फिर जो है वो एक ट्रिपल बॉन्ड दो कार्बन्स के बीच बन जाएगा। तो ये एक विसिनल डाई हैलाइड है। दिस इज़ एन अल्काइल हैलाइड। विसिनल इसलिए कि जो हैलोजेंस हैं वो दो कंसेक्टिव कार्बन्स पे हैं। कार्बन चेन जितनी मर्ज़ी लंबी हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो असल चीज़ है वो ये है कि हैलोजेंस जिन कार्बन्स पे होंगे वो कंसेक्टिव कार्बन्स होंगी। तो मैंने बताया है कि सैचुरेटेड हैं। अब यहाँ पे अनसैचुरेशन आएगी। क्या होगा? पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, लेकिन पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इज़ नॉट अ नेसेसिटी। नेसेसिटी इज़ अ बेस। सो एनी बेस कैन, किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस को या माइल्डली स्ट्रॉन्ग बेस को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, और उसको फिर जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड को भी कर सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भी कर सकते हैं। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को मैंने इसलिए लिखा क्योंकि बुक ने ये लिखा हुआ है तो आपकी सहूलत के लिए, वरना बेसिकली बेस से रिएक्शन है। अमोनिया यूज़ कर सकते हैं और वो बेस के तौर पर एक्ट करेगी। तो यहाँ पे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहलिक मीडियम होगा, या आप कह सकते हैं कि पार्शली उसको थोड़ा सा अल्कोहलिक टच दिया जाता है। एक माइल्ड सा टेम्परेचर रेंज भी दी गई है, तकरीबन 100 डिग्री सी। और इसमें आपको जो है मैंने आपको बताया है कि ये स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन टेक प्लेस करेगा। पहले स्टेप में एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन रिमूव होगी, दूसरे स्टेप में दूसरी हाइड्रोजन और दूसरी हैलोजन रिमूव होगी। तो यहाँ इस केस में डियर स्टूडेंट सिर्फ एक हाइड्रोजन हमारे पास होगी, और यहाँ से जो हाइड्रोजन और हैलाइड आयन है, हाइड्रोजन और हैलोजन, वो रिमूव हो गया, और यहाँ पे वो जो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हुआ था वो जो है कार्बन ने यूटिलाइज़ कर लिया दूसरे कार्बन के साथ एक दूसरा बॉन्ड यानी कि पाई बॉन्ड फॉर्म करने में। इसके बाद फिर इस रिएक्शन को आप दोबारा प्रोसीड करवाएंगे इसी बेस के साथ, और फिर आप देखेंगे कि नेक्स्ट स्टेप में जो दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन और हैलोजन है वो भी रिमूव हो जाएगी। तो इस केस में फिर एक और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होगा, तो फिर वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन दूसरे कार्बन से अपना बॉन्ड फॉर्म करने के लिए पाई बॉन्ड एक सेकंड भी फॉर्म कर लेगा, और आपको एक कंपाउंड मिलेगा जो कि अल्काइन नेचर का होगा, जो कि इस केस में इथाइन है। तो इस केस में डियर स्टूडेंट्स जो बात याद रखने वाली है वो ये है कि जो बेस है वो आपको पता है कि लिवाइस बेस क्या होती है। लिवाइस बेस वो स्पीशी होती है जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर हो जो वो डोनेट कर सके। तो पोटाशियम और हाइड्रोक्साइड आयन में, हाइड्रोक्सिल आयन में हाइड्रोजन जो है, पोटाशियम तो मेटालिक पार्ट है, दिस इज़ पॉजिटिव। सो द ऑक्सीजन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप contains electrons, contains more than one pair of electrons which it can donate, but at least हम सिर्फ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं। और ये वन पेयर ऑफ ऑक्सीजन जो है ये ग्रुप 16 का मेंबर है। इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
और ये आपके सामने है कि उसने एक इलेक्ट्रॉन इससे बॉन्ड फॉर्म करने में और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से बॉन्ड फॉर्म करने में यूज़ किया। तो इसके पास टेक्निकली स्पीकिंग 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, जो ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करने के बाद फिर भी किसी को डोनेट कर सकता है और एज अ बेस एक्ट करता है। तो यहाँ पे ये फिर क्या करेगा कि जो है वो अटैक करेगा हाइड्रोजन पे, और जब हाइड्रोजन पे अटैक करेगा तो साथ क्या फॉर्म होता जाएगा, हमारे वाटर, और हाइड्रोजन को ये एक्सट्रैक्ट कर लेगा। और जब हाइड्रोजन यहाँ से एक्सट्रैक्ट होगी तो ये जो उसके साथ हैलोजन लगी हुई थी दूसरी साइड पे, वो भी जो है वो ब्रेकअप हो जाएगी, अपना इलेक्ट्रॉन रिट्रीव करके वो भी जो है साथ टूट जाएगी और जुड़ेगी किसके साथ, जो पॉजिटिव पार्ट है। इस केस में क्या है, पोटाशियम क्लोराइड। तो ये देखिएगा 3 चीज़ें आपको मिलेंगी, एक आपको अल्काइन मिलेगी, उसके साथ पोटाशियम क्लोराइड या मेटल हैलाइड, और साथ वाटर, क्योंकि ये वेरी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द बेस ऑफ यूज़ जो कर रहे हैं। तो मेटालिक पार्ट विद अ हैलोजन। तो ये याद रखिएगा कि ये 2 स्टेप्स में होगा। पहले स्टेप में पहला अटैक और दोबारा सेकंड स्टेप में सेकंड हाइड्रोजन पे अटैक, और उसके रिज़ल्ट में उसका जो साथ वाला कार्बन का हैलोजन है वो अपना इलेक्ट्रॉन रिट्रीव करके बॉन्ड को ब्रेक कर लेगा। फिर इस कार्बन के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, ये फ़ौरन जो है उसको यूज़ करेंगे और एक पाई बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे आपस में एक दूसरे के साथ, क्योंकि वो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इफ़ेक्ट करता है। सो दे विल correspond and mutually share an electron to form a covalent bond. Dear students, जो सेकेंड मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्काइंस है जो हम डील करेंगे वो डीहैलोजिनेशन है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन इन्वॉल्व नहीं है, टेट्रा हैलाइड्स यानी कि हाइड्रोजन्स की जगह पे भी हैलोजन्स की बात करेंगे, X फॉर एनी हैलोजन। So this is a tetrahalide. X can be any member of group 17 which are called halogens commutatively. So ये एक टेट्राहेलाइड है डियर स्टूडेंट्स, और यहाँ पे डीहैलोजिनेशन होगी, किसकी प्रेजेंस में होगी, जिंक की प्रेजेंस में होगी। जिंक इज़ अ मेटल एज वी नो एंड अ हैवी मेटल, और साथ जो है अल्कोहलिक मीडियम होगा, मिथाइल अल्कोहल को यूज़ कर सकते हैं। अब जो है यहाँ पे ये एक एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, और जैसे पिछला रिएक्शन डीहाइड्रोहैलोजिनेशन था, यहाँ पे भी एलिमिनेशन होगी, और 4 हमारे पास जो अल्काइल जो हैलोजन ग्रुप्स हैं वो 2-2 करके 2 स्टेप्स में हमारे पास बिल्कुल ऐसे ही जैसे प्रीवियस रिएक्शन में हुआ था टूटेंगे। पहले केस में एक अनसैचुरेशन आएगी और दूसरे केस में दूसरी अनसैचुरेशन आएगी। और पहले केस में जो आपके पास स्पीशी आपको मिलेगी वो एक कार्बन्स की हैलोजन्स टूट जाएंगी और एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। और यहाँ पे जो हैलोजन्स हैं वो अब नहीं हैं, यहाँ पे सिर्फ अब इसके पास एक हाइड्रोजन है जो ये यूटिलाइज़ करेगा, जो इसके पास है। तो यहाँ पे जो अनसैचुरेशन आई उसकी वजह एक कार्बन का जो है वो अपनी दोनों हैलोजन्स को लूज़ कर देना है। और सेकंड केस में फिर यही काम आप करवाएंगे जिंक के साथ अल्कोहलिक मीडियम में, और यहाँ दूसरी जो कार्बन है वो भी अपने हैलोजन्स को एलिमिनेट हो जाएंगे। और जब एलिमिनेट हो जाएंगे तो दोनों के पास आखिर में सिर्फ
एक एक हाइड्रोजन बचेगी जो वो अपनी वैलेंसीज को पूरी करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आपको जो मॉलिक्यूल मिला है वो इथाइन है। जिंक जो है वो पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है टू मेक द रिएक्शन मोर कंड्यूसिव। अगर हम इसको मेटालिक फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे तो वो जो इसका मेटालिक लस्टर है और वो जो एक इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और इंटरेक्शंस हैं वो जो है वो रिएक्शन की केमिस्ट्री और डायनामिक्स पर नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकती हैं। तो पाउडर फॉर्म में हम जब उसको लेंगे तो फिर हम ज़्यादा कन्वीनियंटली रिएक्ट करवा सकते हैं। पाउडर फॉर्म में इसका इस्तेमाल जो है जिंक का करेंगे टू मेक द रिएक्शन मोर अप्रोप्रिएट एंड मोर कंड्यूसिव। और बाकी जिंक अपना करैक्टर पाउडर फॉर्म में कोई लूज़ नहीं करता, सिर्फ ये है कि वो मेटालिक लस्टर, वो मेटालिक शाइन जो है वो पाउडर फॉर्म में वो और उसकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो जो हैं वो ब्रेकअप हो जाएंगी। तो फिर जो है न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन करवाने में जो जिंक का रोल है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट और वैलिड होगा। तो जस्ट टू मेक द रिएक्शन मोर स्ट्रीमलाइन हम जिंक पाउडर को यूज़ करते हैं, बाकी इसके अलावा कोई ऐसी वजह नहीं है। और अल्कोहलिक मीडियम में जो जिंक है वो यहाँ पे इनके बॉन्ड्स जो हैं उनको तोड़वाने में अपना रोल प्ले करेगा। और जिंक साथ साथ आपको जिंक हैलाइड्स मिलेंगे। तो ये भी याद रखिएगा कि जो आपके पास 1 2 3 4 हैलोजेंस टूटने हैं वो जो जिंक है उनके साथ उनकी बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। तो 4 हैं तो यहाँ पे हमें 2 लगाना पड़ेगा 4 हैलोजेंस के लिए, और जिंक के पीछे भी आप 2 लगाएंगे। तो पॉइंट में यहाँ पे बताने वाली बात सबसे अहम जो है डियर स्टूडेंट्स वो ये है कि जिंक जो है वो यहाँ पे किस तौर पे रिएक्ट करता है एज एन एलिमिनेटर। जिंक इज़ अ हैवी मेटल। जिंक हैज़ द एबिलिटी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन्स। सो जिंक जो है वो अपनी मेटालिक करैक्टरिस्टिक्स को, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी को यूटिलाइज इसकी करते हुए हम जो है वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इसके डोनेट करवाएंगे और हैलोजेंस जो हैं उनको इसके साथ बाइंड करवाएंगे।